और उसकी यस कंडीशंस सर। बताई थी हाइपर कॉन्जुगेशन की, क्या क्या नीडेड है। तो आपको बताया था ये डिमांड ऑफ अनसैचुरेशन है। फिर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन भी आ गया था, और ये अनसैचुरेशन की डिमांड है ये भी बता दिया था आपको। और इसके अलावा आपसे डिस्कशन हुआ था कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp3 है, फिर भी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी वजह भी बता दी थी, वो थी रोटेशन। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन बनाकर देख लें एक बार। सुनना भाई, पहले तो पता लगाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर देना 10-12 क्वेश्चन का। नहीं हाई है। नहीं है। नो। हाँ जी 3 है, मतलब बस यस नो में जवाब देना है या नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। है। यस सर। ठीक है जी। यस। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ किया जिसमें पेट भर के हाइड्रोजन डाल दिए। हाँ जी, है या नहीं है। नहीं है। ठीक है जी। इसका पड़ोसी ये वाला कार्बन, लेकिन इस पे कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। दैट्स वाई यस इसके सर। अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की उम्मीदों पे पानी फिर गया। ठीक है जी। अब अगर आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो ये वाला, तो 10 सर है सर। है। चलो जी, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा अगर हम ये बना लें जिसको बोलते हैं हम लोग टोलुइन। सर है। बिल्कुल है जी। है। और क्यों है, सी डबल बॉन्ड सी। CH3। हाँ जी, 3 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसकी जगह पर अगर हम इथाइल बेंजीन बना लें तो यहां भी है। है। तो आपको इतना तो कंफर्म होने लग गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। रेजोनेंस वाला साइन आएगा, और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करके लिखना है। कौन कौन सो रहा है भाई, हाथ खड़े करो। ओए, किसी ने हाथ, आयुष ने हाथ खड़ा किया है, नहीं सर, मैं जागने के लिए। शाश्वत ने हाथ खड़ा किया, शर्मा जी ने। शाश्वत ने सोते सोते पैर मारा होगा मुझे लगता है ना कीबोर्ड पे। शाश्वत सर सो रहा है भाई। आयुष तुरंत सर एक डाउट था सर मेरे एक। बोल बोल बेटा। सर जैसे आपने सर कंडीशंस बताई थी ना कल हाँ हाँ 3, जी हाँ जी हाँ जी। तो सर वो कार्बन जिसपे नेगेटिव था वो वाला क्यों नहीं होता हाइपर बच्चे उसकी कॉन्जुगेशन? डिमांड ही ना, मैं इसकी इमीडिएट बात रखूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंसफुली बैठे रहो। अभी जब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब ना है अगले 5 मिनट के अंदर, तो मुझे वापस पकड़ लेना कि तूने बताया नहीं भाई, अगले 5 मिनट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था डिमांड ऑफ अनसेचुरेशन है, और जिसके पास कार्बन पे ना पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स 8 पड़े हैं, वो क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। और देखो ना बच्चे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड निकल के इधर जा रहा है वो तो sp3 ना। बात का ना लॉजिक समझो। मैं फिर बच्चों कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना माइनस क्रैमिंग है, जीरो भी नहीं बोल रहा मैं। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो तो देखो ना, ये कौन थे दोनों, sp2। ये कौन था पड़ोसी, sp3 आयुष। तो sp2 वालों ने sp3 वालों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए, पुल कर लिए। यस सर। ठीक है ना। अब पुल हुए तो हुआ क्या, क्लियर। और आपको पता है कार्बन सबसे ज्यादा शेलफिश टाइप का एलिमेंट है, और इस प्लस को भी छोड़ने वाला नहीं है। ये जो क्लाउड है ना बच्चे, ये पाई क्लाउड, इसके साथ H प्लस का अट्रैक्शन, जब तक इस पे कोई अब बहुत एक स्ट्रोंगर बेस नहीं लेके आते, जब तक इस पे कोई स्ट्रोंगर बेस नहीं लेके आते, तब तक इस प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। बस कभी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर, कभी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, कभी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तीनों ऐसे करके पार्टिसिपेट। हाँ इतना जरूर है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कमी हो गई है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ये जो बॉन्ड है ना बच्चे, इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी स्ट्रेंथ में, उसका कारण है सिंगल से भी वीक हो गया,
इसकी स्ट्रेंथ जरूर डाउन चली गई ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इतना तो आप मानते ही हो ना। जो बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो के बीच में घूमता रहेगा, सिग्मा रेजोनेंस बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेस रेजोनेंस बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्लियर? तो आप सोच के देखो, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ में तो कमी हो गई, और जब भी आप इस पे क्या डाल दोगे, एक अच्छा सा बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, तो इसको यहां से रिमूव करना आसान हो जाएगा। यस सर। तो कुल मिलाकर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए? 3 तो खुद बन गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, और कई बार बुक साथ में एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसका लिखती हैं, तो वो तो सब में कॉमन रहेगा। तो बस सिंपल बात बोल सकते हो, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सिंपल सी कहानी है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे मैं एल्कीन के बाद किसको उठाकर लाया? कार्बोक्टाइन को। बच्चे फिर वही स्टोरी पुराने वाली, ये कौन है भाई साहब? sp3। इनके पड़ोसी कौन है? sp2। sp2 वाला कहता है ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर, तो इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिए। डिमांड है भाई, ईएनसी ज्यादा है, तो ईएनसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेंगे करेंगे। इस प्लस को भी अभी इसका छोड़ने का कोई मूड नहीं है। हाँ, छोड़ देगा अगर यहां एक स्ट्रोंगर बेस लेके आ जाओ, तो कह देगा भाई साहब ले जाओ, मैंने क्या करना है इसका, वैसे भी तो ये हमारे कुनबे से टूट ही चुका है। हमारे यहां पर ये वीक बॉन्डिंग वाला है, और वीक को कोई नहीं समझता कुछ भी, वीक को सब ले जाते हैं अपने साथ। और अब हमने यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन की डिमांड देखी, ये 7 था, इसके पड़ोसी के पास 8 था। 7 वाला अपने 8 वाले को बोल रहा है, ओए होए तेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, कहता तू ले ले भाई एक। अब दोनों ने शेयरिंग कर ली, ये लो जी। लेकिन अभी भी इसको ये छोड़ने के मूड में है नहीं, जब तक कि कोई इस जगह पर एक सुटेबल रीजन नहीं आता। लेकिन आयुष सर 5 मिनट होने वाले हैं, तो आपकी बात का जवाब आने जा रहा है अब। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। ये इलेक्ट्रॉन मांग ही नहीं रहा। यस क्यों सर। मांगेगा इलेक्ट्रॉन? इसमें हाइपर पूरे कॉन्जुगेशन बंद हो गया। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों के पेट भरे हुए हैं, दोनों 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बात का लॉजिक समझो यार। समझ गया सर। उसको चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए उसको, वो मांग ही नहीं रहा उससे कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, उसको नीड ही नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस खत्म हो गए। यस सर। अब इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करते हुए, इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करते हुए आप बॉन्ड लेंथ पे भी असर दिखा सकते हो, आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी समझा सकते हो, जिसका क्रेडिट सेटजेफ ने ले लिया था, और 2020 का जेटसेव स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन्स को, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्टाइन्स को, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स को। मैं 3 टॉपिक बनाने की जगह पे एक ही में समझा दूं सब कुछ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम बचेगा, पेज बचेगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, इन सबको समझाया जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर? तो एल्कीन पे फोकस करें, पहली इथीन, दूसरी प्रोपीन। तो इस जगह पे सीख के जाना, मैं पहले से आपसे बोलता रहा हूं। अब यहां से सीख के नहीं जाओगे तो आपको दिक्कतें होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन चैप्टर में जाकर, फिर बोलोगे भाई साहब समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई समझने के लिए जब टाइम आया था तो आपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, और जब इंटरेस्ट आया तो समझ नहीं आ रहा। क्लियर? तो ये विदाउट अल्फा है, यहां 3 अल्फा है, यहां 6 अल्फा है, यहां 9 अल्फा है, 9 यहां आपके पास 12 अल्फा है। तो अगर इन सबको ABCD ई बोल दूं, ई ई लिखते ही हमारा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है ना, और सबसे ज्यादा स्टेबल ई है, फिर आपके पास डी है, फिर आपके पास सी है, फिर बी है, फिर ए है, यस और इसमें भी। और अगर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन फोकस करूं तो मेरा जवाब बन गया। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा भी फोकस करूं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम आ जाए, तो वहां फिर
ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ जाए, ये ज्योमेट्रिकल में बताना है वैसे आपको जाकर, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ जाए, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ जाए तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा, कोई कारण है? हाँ, इसमें रिपल्शन ऑफ द ग्रुप्स एट 180 मतलब लेस है, इसमें रिपल्शन एडजेसेंट पे है, ज्योमेट्रिकली नियर है ये, तो यहां रिपल्शन क्या हो रहा है बच्चे? ज्यादा हो रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रांस वाले की, जब नंबर ऑफ अल्फा बराबर हो जाए। प्रायोरिटी फैक्टर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी फैक्टर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी फैक्टर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए, जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाए तब सिस ट्रांस देखा करो, और जब सिस ट्रांस भी हो जाए तो एक और तरीका है, वो एल्कीन चैप्टर में जाकर बात करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन आप तो थर्मो वाले हो यार, तुम्हें तो पता ही होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एल्कीन की स्टेबिलिटी से इनवर्स का रिलेशन है, वो डेटाबेस कहानी है, वो डेटाबेस कहानी है, क्लियर ना? वो डेटाबेस कहानी है। तो सबसे पहले चेक किया करो नंबर अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा सेम आ जाए, फिर सिस ट्रांस, तीसरी बात करेंगे मौका लगने पर। अभी फिलहाल इन दोनों पे टिके रहो। ऐसे मैंने कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी पे फोकस किया। फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए सोने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सोना मतलब नींद। आयुष, बातें समझ में आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। चलो, इसमें 9 अल्फा है बेटा, इसमें 6 अल्फा है हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोक्टाइन है, 0। इसमें 0 है। दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लो, चाहे खुद कार्बोक्टाइन में जाके कर लेना, कान कैसी पकड़ लो, पकड़ा तो आप ही का जाना है। क्लियर? तो कुल मिलाकर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में सिंपल लॉजिक पकड़ना है, ये वाला नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके से एक दूसरा एप्लीकेशन और पढ़ लें। क्लियर? वो आपके पास है एल्काइल बेंजीन्स का। सर वो पीछे नोट करना था थोड़ा लो सा। जी, हो गया सर। जो बच्चे एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, उनका एक्टिवेशन नेचर, उनका एक्टिवेटर नेचर, और एक्टिवेशन का मतलब कल प्रभजोत से बात चल रही थी, अगर वो क्लास में है तो पता नहीं। क्लियर? टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सर क्लास में है ना? तो एल्काइल, प्रभजोत से मुझे लगता है आजकल में बात होनी शुरू हुई है ना? प्रभजोत, नंबर कितने आते हैं बच्चे तुम्हारे? सर 120 के पास आते हैं। ओके। 120। एल्काइल बेंजीन एक्टिवेशन और एक्टिवेशन टुवर्ड्स एससी। अब थोड़ा सा मेरे साथ टिकना, एससी समझते हो ना सभी लोग? ओए, इलेक्ट्रोफिलिक Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन। हाँ, Electrophile इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन चैप्टर फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोफाइल बदलते रहो, अटैक करवाते रहो, इलेक्ट्रोफाइल बदलते रहो, अटैक करवाते रहो, इलेक्ट्रोफाइल बदलते रहो, अटैक करवाते रहो, बस इतना काम है। अच्छा सुनो, अभी मैंने इंडक्शन करवाया नहीं, सबसे घटिया वाला इफेक्ट है वो इसके तुरंत बाद करवाता हूं, 10 मिनट लगेंगे उसको सिर्फ ना। लेकिन सबसे अच्छे वाले फैक्टर रेजोनेंस, मीजोमरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन अगले 5-7 मिनट में एंड हो जाएगा। क्लियर? एल्काइल बेंजीन एक्टिवेटर नेचर देखना है इसका टूवर्ड्स एससी। तो अगर मुझे, वैसे हल्का सा आइडिया आपको होएगा, पॉजिटिव इंडक्शन सबसे दमदार किसका है? लास्ट वाले टर्शरी का। ब्यूटाइल का, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर इथाइल का, और फिर मिथाइल मिथाइल। का। ठीक है ना? अब आपको पता है जो प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, जो आई इफेक्ट है इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये मैं बताऊंगा अभी 5-4 मिनट में। तो ये ना एक वीक टाइप का इफेक्ट है, जितने इफेक्ट हमने पढ़े ना उसमें सबसे ज्यादा वीक है।
वो कोई दमदार फैक्टर नहीं है, वीकेस्ट इफेक्ट है आउट ऑफ दीज ऑल फोर। रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ना जंप नहीं मारते, इसमें बस हल्का सा खींच लिया, हाँ हल्का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। इसको डिस्प्लेस वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड नहीं है जपनीत, इसमें एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑन द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हल्के से किसी पर्टिकुलर साइड में अट्रैक्ट होंगे, बस अट्रैक्ट, मतलब यूं मान के चलो कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें टोटली बार्ड है, हो ही नहीं सकता। तो हुआ क्या, इन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन पुश किए, पुश पुल होते हैं सिर्फ, इन्होंने पुश किए, इन्होंने ज्यादा पावर से किए, इन्होंने कम पावर से किए, क्लियर, इन्होंने और कम पावर से किए, इन्होंने सबसे कम पावर से, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल का पॉजिटिव इंडक्शन सबसे ज्यादा था। लेकिन इस पर एक फैक्टर डोमिनेट कर गया, चेक करना। अब आप बता सकते हो इसके अंदर पहले, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक नहीं होता इसमें, मिथाइल में मेसोमेरिक नहीं होता बच्चे, लोन पेयर है नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं जा रहे, और लोन पेयर है नहीं तो मतलब ना माइनस एम है ना प्लस एम है मिथाइल में, यस सर, ठीक है ना। इसमें कौन लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा की वजह से, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 2 अल्फा की वजह से, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 1 अल्फा की वजह से, ये इसमें 0 हो गया। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसमें ओनली क्या है, इंडक्शन, बस। और इंडक्शन एक वीक इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ पुश पुल होते हैं, बस पुश पुल। आप समझ रहे हैं ना, मान लो 2 लोग बैठे हैं, उनके बीच में एक बुक पड़ी हुई है, तो किसी बच्चे ने बुक खींच के अपनी तरफ कर ली, उसका इरादा था उस बुक को ले जाने का घर पे, तो उसने अपनी तरफ कर ली बुक, तो यूं समझ के चलो कि बुक उसकी तरफ हल्की सी चली गई, लेकिन दूसरा बच्चे की नजर है वो ले जाने देगा नहीं उसको, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो वो बुक दोनों के पास नहीं गई, लेकिन किसी के पर्टिकुलर किसी ने खींच ली अपनी तरफ, ट्रांसफर नहीं हुई है वो बुक, समझ पा रहे हो अगर तो, क्लियर। तो इंडक्शन वो इफेक्ट है जो ट्रांसफर नहीं है, बस हल्का सा पुश पुल पुश पुल पुल पुश है। अब क्या कह रहा हूं जी, तो जब आपके पास मिथाइल बेंजीन में इतना खतरनाक पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, तो साफ सी बात है बेंजीन रिंग में क्या आ गई, स्ट्रोंग एक्टिविटी, एक्टिवेशन। तो जो आंसर आप सोच रहे हो वो आंसर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आंसर सोच रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल, और शुक्र है हमने इंडक्शन पढ़ा ही नहीं तो हमारे दिमाग में बात आई भी नहीं। हाँ इंडक्शन अगर याद हुए तो बोलोगे सर टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में ना, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में ना बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन हो गया ज्यादा। मैंने कहा ना 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 ना, अगर कभी भी मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन हो, इज इन कॉन्जुगेशन हो, तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाना है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से वहां एक्टिवेशन हो जाना है, और एक्टिवेशन होने की वजह से उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कंपेरेटिवली इजी हो जाना है। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, क्लियर, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस में चलेगा, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड करेगा। अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड करेगा पॉजिटिव वाला, उसका एक्टिवेशन हो जाना है, वहां इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ जानी है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस पर कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। सर इंडक्टिव हमेशा वीक रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑलवेज वीक होता है बच्चे ये, क्योंकि ये सिर्फ पुश पुल इफेक्ट है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर पुल किस साइड होता है, हाँ जी, पुल किस साइड होता है इसमें, तो श्योर है कि sp2 ऑलवेज पुल्स द क्लाउड फ्रॉम sp3। ये तो भूल ही जा बच्चे, इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाला है कभी। sp2 पहले sp, फिर sp2, फिर sp3, क्वेश्चन ही भूल जाइए वाला। तो sp ऑलवेज अट्रैक्ट्स क्लाउड टू फ्रॉम sp2, sp2 ऑलवेज क्लाउड्स sp3, तो जाना तो इसको अंदर ही है। यस सर, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला ये खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, बस खींच रहा है, सिर्फ हल्के से ट्रांसफर हो गए। यूं मान के चलो कि जब कार्बन और पहला वाला था ना, इसमें sp2 वाले की तरफ थोड़ा सा है, अगले वाले में थोड़ा सा इसमें और ज्यादा, क्योंकि पुश कर रहा है और पुल इसकी तरफ हो रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ। लेकिन चारों स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग की तरफ ही क्या हो रहे हैं, पुश, और बेंजीन रिंग क्या कर रही है, पुल। अगर मेरे को कोई यही स्ट्रक्चर बना के दे दे, ऐसे क्वेश्चन भी हैं तुम्हारी बुकलेट के अंदर कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है,
ठीक है, तो इसका कैसा इफेक्ट है, मैंने कहा जी प्लस आई, और इसका कैसा इफेक्ट है, माइनस आई। और अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाए तो दोनों का ही कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दोनों के दोनों sp3 है। यस सर। और यही क्वेश्चन अगर मेरे पास ये तो आयुष की hyper- बातों का जवाब आ रहा है, ये sp3 ये sp2, अब ये भाई साहब माइनस आई हो जाएंगे और ये वाले प्लस आई हो जाएंगे। अब तो आयुष बताएगा दोनों में से किसका प्लस आई किसका माइनस आई। हे पुत्र आयुष, ओए कहां चला गया, कोई और ही बता दो यार। ऊपर वाले का माइनस आई, नीचे नीचे वाले का प्लस आई। साइक्लोहेक्सेन का प्लस आई। यस सर। सर मैंने ना मतलब जब आपने पहली वाली करवाई वो 4 डायग्राम्स, उसमें से ये सोचा था कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो प्लस और माइनस आई शो कर देगा, पर इसमें तो है सभी के पास। कैसे कैसे कैसे, मतलब एक बार फिर वापस समझते हैं। तुमने कहा जो 4 स्ट्रक्चर बने थे पहले, ठीक है, उसमें से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होएगा वो हाइपर शो कर नहीं देगा, हाइपर जी शो कर सर। देगा ना, हाइपर। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होएगा वो हाइपर शो नहीं करेगा, इंडक्शन। इंडक्शन तो चारों ही कर रहे हैं ना बच्चे तुम देखो मैं क्वेश्चन डिफरेंशिएट करता हूं, फिर तुम ना पूरी तरह से दिमाग लगा लो कि क्वेश्चन कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये मिथाइल, ये इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल और ये टर्शिप्ट। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता है इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्लाउड बढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है जब मिथाइल बेंजीन लेके चले और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन लेके चले, अब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे। मेरा क्वेश्चन है इन चारों में और इन चारों में किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। फर्स्ट में ज्यादा बढ़ेगी हाँ मतलब। उधर वाले में ना, मतलब जो मिथाइल बेंजीन है, हाँ जी सर। क्योंकि उसमें प्लस एच लग गया, जबकि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन को दिमाग से लगेगी निकाल के नहीं। परे मारो। ठीक है सर। ठीक है ना, क्वेश्चन डिफरेंशिएट करो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी। तो एल्काइल बेंजीन ग्रुप का एक्टिवेशन वाला एक हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, ये वाला फैक्टर हो गया। और इससे बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ रहा है, आपने देखा ही था अभी। जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट आ रहा है ना बच्चे, वही सेम इस पे आएगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कंपेरेटिवली वीक हो गई है क्योंकि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है। लो जी एक और सीख ले, माइनस एच, या इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हर एक का होता है, जैसे प्लस आई है माइनस आई भी होता है, जैसे प्लस आर है माइनस आर भी होता है, जैसे प्लस एच है वैसे माइनस एच भी होता है। यह एक ताकतवर सा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। अब देखो इस बॉन्ड में से पोलैरिटी है, इसमें क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर इतना समझ में आए तो मैं इसको हटा देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन मैंने आपको कई बार बता दिया कार्बन इस यूनिवर्स के अंदर सबसे सेल्फिश एलिमेंट है। इसकी वैलेंसी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जब क्लाउड बाहर की तरफ जाना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं माइनस। अब जो फिनोमिनन था वो नाम लगा दिया। जब क्लाउड बाहर की तरफ जाना शुरू कर दे उसको बोलते थे डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन का मतलब क्या है, अब तो शायद सारे बच्चे बोल दें जो सुन रहे हैं। ऐसी कम होगी। हाँ जी, ऐसी कम होएगी इसके अंदर।
अब इसी फिनोमिनन को लगातार चलाते रहो, ये यहाँ आगे भाई साहब, 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 तो क्या हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी, सिंपल सी कहानी थी बच्चे कि अगर कोई बहुत स्ट्रोंगर, अगर कोई बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हो, CCl3 पे 1 क्लोरीन की नहीं, 2 क्लोरीन की नहीं, 3 क्लोरीन की ताकत लग रही है, और आपको पता है इंडक्शन एक एडिटिव इफेक्ट है, जितने ग्रुप बढ़ते जाएंगे वो ऐड होता चला जाएगा। और अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे वो भी आप बना ही लोगे मुझे लगता है। मुझे तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना था, व्हाट मीन ऑफ द माइनस H। और अगर प्लस H हो, अब तो तुम ये बात बोल सकता हूं मैं, अगर प्लस H हो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिव है, और माइनस H हो तो वो मेटा डायरेक्टिव है। और मेटा डायरेक्टिव का मतलब सबको पता है, विद रिस्पेक्ट टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ भाई, अब सबसे घटिया वाला फैक्टर शुरू करें। सर मुझे ना ये नहीं समझ आता, मतलब भी ऑर्थो डायरेक्टिव है और पैरा डायरेक्टिव मैं बता देता हूं जी आपको बिल्कुल, ये लो जी, एक ना बेंजीन रिंग लिखी जैसे हमने कल लिखी थी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, कल वाली बात का रिवीजन है। बेंजीन रिंग ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को कहा भाई साहब आपको बेंजीन के पास जाना है, वो कहते चले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो है ही इलेक्ट्रॉन के भूखे। न्यूक्लियोफाइल को कहा भाई साहब आपको बेंजीन रिंग के पास जाना है, कहता यार फालतू की बातें मत करो, मैं नहीं जा सकता उधर। मैंने कहा भी क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं जा सकता, कहते यार वहां तो इलेक्ट्रॉन पहले ही पड़े और मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े, तो मेरे पे तो क्या लगेगा, रिपल्शन। तो कुल मिलाकर जो बेंजीन है उस पर अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का ही होना है। पहली बात। अब इस पहली बात होने के बाद हमने क्या किया, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही होएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही होएगा, और वो भी जो होएगा केमिकल काइनेटिक्स अकॉर्डिंगली स्लो, या उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हो रही हो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। लो जी, अब मैं जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उस बात को करूंगा। ये मेरे पास OH है फिनोल, ठीक है, मुझे पता है इसकी तरफ आना तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कहां आना ये बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम दिमाग लगाएं कि इसमें प्लस R या प्लस M इफेक्ट हुआ ना। यस सर। यहां नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल में। नहीं सर। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को जो साइड्स दिखेंगी वो दिखेंगी ऐसी जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और वो कौन कौन सी हैं, ऑर्थो नेगेटिवली चार्ज्ड है, पैरा नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऑर्थो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसके प्लस M की वजह से ऑर्थो पैरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई, इसके प्लस M की वजह से फिनोल की ऑर्थोपैरा, एनिलीन की ऑर्थोपैरा, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थोपैरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेड हो गया, बेंजीन में वो ओरिएंटेड नहीं था। बेंजीन में हमने पूछा भाई साहब आपको अटैक करना है, हाँ जी कर लेंगे। मैंने कहा कहां करोगे, कहता कहां मतलब क्या, सारी सेम है, मैं तो किसी पे भी चला जाऊंगा। तो वो किसी पे भी चला गया। जैसे कल मैंने यहां अटैक करवाया था, आज मैं यहां भी करवा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां करवा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहा यार तुम कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हो, हैं। इलेक्ट्रोफाइल ने कहा, मैंने पूछा इलेक्ट्रोफाइल से भाई अटैक करना है, कहते कर लेंगे। मैंने कहा कहां करोगे, कहते यार बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां करोगे मतलब क्या, सारी जगह ठीक है, ऑल आर sp2 हाइब्रिड एंड ऑल कार्बन्स आर सेम। अब यहां आ गए, मैंने इलेक्ट्रोफाइल से पूछा अटैक करना है, कहता यार बार बार क्यों पूछ रहा है, अटैक तो करूंगा ही मैं।
क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, इलेक्ट्रो लविंग हूं और सामने वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, करना ही है अटैक, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कहां करोगे, कहता है हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अब मैंने कहा कहां करोगे, कहता जी ऑर्थोपैरा। मैंने कहा ऑर्थोपैरा भी क्यों करेगा भाई, कहता खुद देखो ना ऑर्थोपैरा भी क्या चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव, तो मेरा प्राइमरली वहां जाना बनता है। तो इसका मतलब हुआ जहां भी प्लस एम हुआ, जहां भी प्लस एच हुआ, जहां भी प्लस आई हुआ, जहां भी प्लस आर हुआ, जहां भी प्लस 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 इफेक्ट हुए, इनको पोलर इफेक्ट्स भी बोलते हैं बुक्स के अंदर। तो जहां प्लस पोलर इफेक्ट्स हुए, जहां प्लस पोलैरिटी वाले इफेक्ट हुए, इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थोपैरा 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 पे प्राइमरली अटैक कर गया। तो एक बात और बता दूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा वाले प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होती है और ऑर्थो वाले प्रोडक्ट की यील्ड कम होती है, जब तक कि कोई भी एक ऐसा फैक्टर ना जुड़े जो स्टेबिलिटी एनहांस कर रहा हो, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शायद आप मेरी बात को अब लिटरली फॉलो कर गई हो यस सर। कि इलेक्ट्रोफाइल इधर इलेक्ट्रोफाइल और ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है। इट मीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव कौन, फिनोल। एनिलीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है। निकम्मा क्लोरोबेंजीन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट उसके ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव के आते हैं। यस सर, आगे सर। सर ये ई तीनों जगह पे भी जुड़ सकता है कि नहीं? कौन सी तीनों जगह, हाँ वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो फिनोल में मैंने ब्रोमीन वाटर ले लिया तो पोलर मीडियम ज्यादा हो गया, तो तीनों जगह भी जुड़ गया। तीनों मतलब सारे ऑर्थोपैरा। हाँ आयुष भाई। पहले कहां चला गया था भाई, हे पापी आदमी। सर एक फोन सा आ गया था, मैंने काट दिया, फिर से कर रहे हैं वो। कौन कर रहा है, वो सर वो अमेज़न वाले थे, डिलीवरी देनी थी। लेनी थी कि देनी थी? मैंने लेनी थी। अच्छा मैंने कहा कि डिलीवरी देने का काम भी शुरू कर रखा है, ये अपराधी आदमी। आयुष इधर देख बेटा, तेरे क्वेश्चन का जवाब आ गया। ब्रोमीन वाटर है ना बच्चे, तो वाटर बच्चे पोलर हो गया, ठीक है। जब पोलर हुआ ना पुत्र, तो सारे भर गए। तेरी बात का आंसर यस में है। तू बोलेगा ना सारे भर सकते हैं, तो हम लोग हाँ हाँ भर सकते हैं, बट कंडीशन शुड बी मोर पोलर। और यही ब्रोमीन अगर नॉन पोलर मीडियम में हो तो मेरे भाई अलग अलग आंसर आ गए। तुम्हारे साथ इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि तुम ना पार्टिसिपेट कर रहे हो, और जो पार्टिसिपेट करेगा ना उसके साथ में सब्जेक्ट हमेशा अच्छा हो जाता है, ऑलवेज अच्छा हो जाता है। तेरे क्वेश्चन का आंसर यस है आयुष, यस सर। ठीक है। चलो, तो हरमन ने पूछा था कि मुझे समझ नहीं आता ऑर्थोपैरा, शायद अब समझ में आ गया हो। यस सर। चलो, मैं कहाँ था भाई, मैं था डीएक्टिवेशन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो शुरू करें भाई। अब सबसे कमजोर बंदा, इंडक्शन। इंडक्शन, पहली बात, साइंटिस्ट का नेम भी लिख दो। ये भाई साहब हैं जिन्होंने इसके बारे में बातें की और हमें परेशान किया, इन गोल्ड। लव आयुष, मुझे भी लगता है कोई ना फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आ गई। एक सेकंड रुकना सिर्फ। आयुष ही तो नहीं आया सर। हो रहा है, हाँ हाँ जी। हाँ जी बच्चे, इन गोल्ड ने इसकी डिस्कवरी की हुई है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूं प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है, सुनना बच्चे ध्यान से ना। देखो, डेल्टा ई एन ये किसकी वजह से होता है पुत्र, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए मेन फैक्टर है। जिसने डिफरेंस ऑफ, मैं तो कह रहा हूं ना जब इंडक्शन पढ़ने लगो ना तब ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वापस पढ़ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इट इज अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, जितना साइज छोटा होएगा लाइक फ्लोरीन, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है। जितना मेरे पास ईएनसी न्यूक्लियस इफेक्टिव हो गया बच्चे, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है। परसेंटेज ऐड करके सर। हाँ बिल्कुल, जितने परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गए बच्चे, मेरे पास ईएनसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है। मैं तो कहता हूं जिसने ईएनसी की समझ ले ली ना, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे फिंगर टिप्स पे आ जाएगी 95% 96%, इतने में सिलेक्शन निकल जाता है। मैं कहता हूं 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ के रख लो, तुम्हारा सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता है। बाकी बात रैंक की रही तो 90-95% तक समझ लो, क्लियर, तो रैंक भी निकल आएगी। तो
जो बात मैं आपसे कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अब मैं बातें घुमाऊंगा लेकिन इन्हीं में से निकल कर आएंगी। जैसे किसी का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज का इनवर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएनसी का डायरेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर का डायरेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्ट। अब इन्हीं बातों को अप्लाई करते रहेंगे हम लोग। नंबर 3 पे चलता हूं बच्चे, ध्यान से सुनते रहना। क्लियर? अब हमें समझना क्या है, इसका मेन फैक्टर है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्शन की मेन वजह है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मुझे इसको समझाना है टाइप के साथ बात लगाकर। इसके दो टाइप हैं, हर एक के दो टाइप है। एक का प्लस आई, दूसरा माइनस आई। एक पॉजिटिव इंडक्शन बच्चे, दूसरा नेगेटिव इंडक्शन। अब थोड़ा सा मेरे साथ टिक के रहना। ये 4 कार्बन की चेन बनाई, यहां एक ग्रुप लगा दिया कोई ऐसा जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है नहीं, कुछ भी लगा दो, पी लगा दो, चलो पी फॉस्फोरस है, एक्स लगा दो यार, एक्स तो इंडिविजुअली तो कुछ नाम से है नहीं ना, एक्स ही है वो तो। यहां आपने 4 कार्बन की चेन बनाई और यहां वाई लगा दिया। वाई मेरे पास कोई ग्रुप है और एक्स भी मेरे पास कोई ग्रुप है। अब मैंने आपसे पता है क्या कहा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, जो कि रेयरेस्ट मिलता है आपको। कार्बन कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार 2.5 तो है सिर्फ। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो जनरल केस है। किसके कंपैरिजन में? वाई के कंपैरिजन में। तो आप सारे के सारे समझदार बच्चे हो जितने क्लास में बैठे हो। क्लियर? अब आप ये सोचो, अगर कार्बन पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है। अब ये थोड़ा माइनस कम हो गया, ये माइनस और कम हो गया, ये माइनस और कम हो गया, यहां प्लस और कम और कम और कम। जो डायरेक्टली बॉन्डेड है ना उस पे मेन इफेक्ट आता है, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है ना बच्चे उस पे मेन इफेक्ट आता है। अब सोचो, इस पे माइनस तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस का। इस पे प्लस तो इस पे क्या चार्ज आएगा? माइनस का। तो जो ग्रुप है ना बच्चे, उसके चार्ज को देखते हुए नेम रख दिया। जो ग्रुप है ना बच्चे, उसके चार्ज को नेम देखकर नेम रख दिया। अगर आप लिटरली बातों को सुन समझ पा रहे हो तो ये देखो जी, ये माइनस 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 हुए, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो इंडक्शन है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कम 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 और कम होता चला गया। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्शन है बच्चे, तो इंड्यूस तो उसी को कर पाओगे जो आपके टच में है। जो मेरे टच में है उसको मैं क्या इंड्यूस कर लूंगा? सिंपल। यस सर। अगर आप मेरे टच में हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत इंड्यूस Yes, कर sir. लूंगा, पढ़ लो यार, सिलेक्शन हो जाएगा, सुख पाओगे, ये पाओगे, वो पाओगे। जो मेरे टच में नहीं उसको क्या मैं इंडक्शन दे लूंगा? क्लियर? तो जो डायरेक्टली टच होएगा उस पर इंडक्शन ज्यादा होएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी 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 वैसे वैसे इंडक्शन कम होता चला जाएगा। तो इंडक्शन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो बात की बात है। ये माइनस तो यहाँ प्लस, इसके प्लस को देखकर इसका नाम रख दिया प्लस आई, इसके माइनस को देखकर इसका नाम रख दिया माइनस आई। प्लस आई वालों को, अब एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इनको बोल दिया इलेक्ट्रॉन पुश, इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन पुल। माइनस भी वाई के रेफरेंस में, इलेक्ट्रॉन पुल भी वाई के रेफरेंस में। वाई ने इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया और बेचारे पूरी चेन में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करवा दिया। सर तो हाँ जी बोलो। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि आई प्लस आई इफेक्ट ने हमारी चेन को रिच करा दिया इलेक्ट्रॉन। हाँ वही 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 इलेक्ट्रॉन पुश हाँ यस है ना, इलेक्ट्रॉन पुश धक्का दे दिया इलेक्ट्रॉन को और चेन में चले गए इलेक्ट्रॉन्स। यस। ठीक है ना? और इसको पूरे को देख के एक बात और समझनी है, जो आपका इंडक्शन है, जो आपका इंडक्शन है वो ऑपरेटिव होता है ओनली इन द सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड में ऑपरेटिव थे पिछले सारे फैक्टर, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो कहां ऑपरेटिव थे? पाई बॉन्ड्स भी ऑपरेटिव थे। लेकिन जो इंडक्शन है वो ऑपरेटिव कहां पर है? इन द सिग्मा बॉन्ड। तो प्लस आई माइनस आई जब आपके दिमाग में सेट होने लगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। यस सर। डिस्टेंस के साथ कम हो रहा है, इतना बात पता चल गई। ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर ऑपरेटिव है, इतनी बात पता चल गई। और
ये एक एडिटिव इफेक्ट है, ये एक एडिटिव इफेक्ट है। समझने के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा आपको। मेरे पास एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, कौन हमारे इस माहौल को ब्रेक कर रहा है भाई? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच नहीं थे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। हे महान जनता, जी सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, क्लियर। 3 हाइड्रोजन ने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, और ये ऐसे होते हैं यार, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो ये अपने पास ही नहीं रखते, आगे डोनेट कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर नहीं होता इनके अंदर कि मेरे पास बढ़ेगा, मेरे पास बढ़ेगा, मेरे पास बढ़ेगा। इनमें ऐसा नहीं है। इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, भाई साहब कर देते दान, आगे भेज देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ये पॉजिटिव आई हो गया, इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया। अगर मैंने एक मिथाइल जोड़ दिया तो इसको तुमने कलेक्टिवली बोल दिया ये इथाइल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पुश करने का टेंडेंसी और बढ़ गया। अगर तुमने यहां पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया, इसकी टेंडेंसी और बढ़ गई। अगर तुमने इसकी जगह पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ही था, क्लियर। इसने पुश किया, इसने पुश किया, इसने पुश किया, यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसने चेन में पुश कर दी। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा टीबीयू टर्शरी ब्यूटाइल, फिर मुझसे पूछेगा आईपीआर, फिर मेरे से कोई पूछेगा ईटीएच इथाइल, फिर मेरे से कोई पूछेगा एमई मिथाइल, इंडक्शन इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने कहा जी यही है, क्योंकि ये एडिटिव इफेक्ट है। इस बात को समझाना था। एडिटिव, एडिटिव मतलब जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ेंगे उतना 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 इनका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। जितना इन ग्रुप्स का नंबर बढ़ेगा उतना इनका इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। इट इज एडिटिव। जितना नंबर बढ़ेगा, क्या आप एग्जैक्टली बातों को समझ पाए? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन है इसका प्लस आई इफेक्ट है माइनस आई है। तो मेरे पास दो आंसर है, मेरे पास दो आंसर है। पहला, हाइड्रोजन का दोनों इफेक्ट है, पहला आंसर। और दूसरा पता है कि हाइड्रोजन का दोनों इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है। इट इज ओनली फॉर कंपैरिजन। मिथाइल हाइड्रोजन से ज्यादा इंडक्शन शो कर रहा है, ये ओनली फॉर कंपैरिजन है, ये विद रिस्पेक्ट टू है, इसके रिस्पेक्ट में हमें समझना है। तो कोई पूछेगा इसका पॉजिटिव इंडक्शन या नेगेटिव, मेरा आंसर आएगा दोनों। कोई पूछेगा इसका पॉजिटिव इंडक्शन या नेगेटिव, मैं बोलूंगा दोनों ही नहीं है। तो दोनों जवाब ही ठीक है, क्योंकि इट इज ओनली फॉर कंपैरिजन। इट इज ओनली फॉर कंपैरिजन कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मिथाइल का पॉजिटिव इंडक्शन है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन का नेगेटिव इंडक्शन है। इज ओनली फॉर कंपैरिजन। ये सिर्फ सैचुरेटेड चेन में चलता है इंडक्शन, ये एडिटिव है, ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटेगा। हाइड्रोजन का दोनों इफेक्ट है, प्लस आई बी माइनस आई बी। क्लियर है? तो ये सब बातें आपको किसके रेफरेंस में सीखनी है? विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन। और समझ लेना, इंडक्शन इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नथिंग एल्स। एक बार रिवीजन कर लो इसका, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बात करो, फिर इसके यूजेस सीखेंगे एसिडिक नेचर को पता लगाने में और बेसिक नेचर को पता लगाने में। ऐसे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में भी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में भी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में भी, क्लियर। SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सब में इसके यूजेस हैं। तभी तो कह रहा हूं ये GOC है। जितनी हमने पढ़नी है 1.5-2 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हम सिखा देते हैं GOC के अंदर। यस सर। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो जी, अब बात को समझ लो। अगर इनके एग्जाम्पल्स पे जाना हो, अगर इसके एग्जाम्पल्स पे जाना हो, प्लस आई के एग्जाम्पल्स, माइनस आई के एग्जाम्पल्स, एक छोटी सी बात करूंगा, ध्यान से सुनना।
जितना इलेक्ट्रॉन रिच होएगा उतना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। मान लो मेरे पास O नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मान लो ऐसे चेन है बच्चे, कार्बन 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 कार्बन, O नेगेटिव, तो O नेगेटिव कहेगा भाई मैं से इलेक्ट्रॉन ले लो, मना कौन कर रहा है। तो O नेगेटिव का प्लस I हुआ। अब थोड़ा सा और समझो बात को, ये मेरे पास COO नेगेटिव हुआ। अब इसमें ना करप्शन हो गया हल्का सा। O नेगेटिव ना चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बीच में फंस गए हमारे CO सर। ये कह रहा भाई इलेक्ट्रॉन तुम O दे तो रहे हो, मुझे भी तो नीड है क्योंकि मैं भी तो कैसा हाइब्रिड हूं, sp2। तो अगर कोई O माइनस और CO माइनस का पॉजिटिव इंडक्शन कंपेयर करेगा, फिर बोल रहा हूं अगर कोई O माइनस का और CO माइनस का पॉजिटिव इंडक्शन कंपेयर करेगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं क्लियर, कि आपको अगर कंपैरिजन करना पड़े तो इस तरीके से कंपेयर कर लिया करो। चेन पे कौन जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव, चेन पे कौन जुड़ा हुआ है, CO नेगेटिव। इन दोनों में से किसका पॉजिटिव इंडक्शन ज्यादा होएगा, तो आपका हाँ A का। क्यों होएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट डोनेट कर रहा है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो गया, बीच में कोई खा भी गया 10-12 रुपए। तो अगर आप मेरी बात को समझ पाए तो कि A का इंडक्शन B से ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट डोनेट करना, एक डायरेक्ट डोनेट करने की जगह पे किसी मीडिएटर की हेल्प से डोनेट करना, तो मीडिएटर ने रख लिए 10-12 रुपए, वो कौन था, CO इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यस सर। ठीक है जी, तो प्लस I हम बात करेंगे इसके बाद, वही TBU, ठीक है, IPR, फिर ET, हाँ फिर सॉरी फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, फिर H। सर अगर OH लगाओ, हाँ जी, अगर OH लगाओ मतलब कार्बन के हाँ साथ, तो ठीक है, उसका नेगेटिव इंडक्शन होएगा बच्चे। जुड़ा सर किस तो पर, मतलब COO से कम होगा। C अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बोलो बोलो, नहीं सर, नहीं सर, हो गया। हो गया। नेगेटिव ऑलवेज गुड डोनर, नेगेटिव एक अच्छा डोनर है। फिर हमें देखना पड़ता है किस ग्रुप से इसको हमने ऐड कर रखा है। यस सर। चलो जी, अब मैं माइनस I की बात करूंगा, ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। अब सोचो जिन पे प्लस का चार्ज होएगा वो तो इलेक्ट्रॉन को पुल ही करेंगे ना, पुश थोड़ी है ही नहीं बेचारों के पास, पुल कहां से करते, पुश कहां से कर देंगे, पुल करेंगे ना। इट इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैं कह रहा हूं कि क्रैमिंग मत करना प्लीज, क्रैमिंग करोगे तो मारे जाओगे। मैं कह रहा हूं NR3 किसी सीरीज पे लग गया, किसी ग्रुप पे लग गया, किसी चेन पे लग गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन कहां से दे देगा यार, खींचेगा ही ना अपनी तरफ ये तो। यस अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे ही नाइट्रो पड़ा हुआ है, सोचो कितना खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज आ गया। तो इतना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन की हंगर बन गई कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भाई साहब sp हाइब्रिड हो गए। तीनों में फर्क देख रहे हो आप, एक खतरनाक वाला फर्क देख रहे हो आप। NR3 नाइट्रो और साइनो में NR3 पे प्लस था, दैट्स वाई गुड इलेक्ट्रॉन विड्रोअर। NO2 में नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, तो भूख आ गई, हंगर आ गई, दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रोअर। और इसके बाद साइनो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp हाइब्रिड ज्यादा हो गई, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विड्रोअर। तो आप ना, मैं फिर कह रहा हूं कि कंपैरिजन करो चीजों का, उस तरीके से आप समझा पाओगे। जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है उतना नेगेटिव इंडक्शन बढ़ता जा रहा है। हर एक चीज को एक एक सिंगल को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लेकिन मैंने तीनों जानबूझ के एग्जांपल उठाए, और ये सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर NR3 नाइट्रो एंड साइनो। किस बात को लेकर, इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ को लेकर। ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, एडिटिव है, इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे पास ना एक बुक होगी ना इस टाइप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें -I +I दे रखा होगा। मैं ना सारे ग्रुप पे लिख के आपको बता देता हूँ। जिससे मेरे को सबसे पहले नंबर पे इसने लिख के दिया हुआ है NR3, फिर लिखा है नाइट्रो, फिर मैंने साइनो, मैंने तीनों तो ये सही लिखे हैं बिल्कुल। उसके बाद इसने पता क्या लिख के दिया, SO3। मुझे इसको एक्सप्लेन करना भी आता है कि वाई द SO3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रोअर। ये देखो N छोटा था, C छोटा था, लेकिन S तो बड़ा है ना चेन में, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की हंगर है। सो SO3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसने चेन बना, सीक्वेंस बना रखी है। लो जी,
उसके बाद इसने लिख रखा है CHO, ये लो जी। अब कोई एक्सप्लेन कर पाएगा व्हाई COH इज ग्रेटर देन CHO? व्हाई COOH इज ग्रेटर देन CHO? सोच के बोलोगे तो आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव आई। बड़ा इजी जवाब है। CO ज्यादा डोनेट करे। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ज्यादा ये बराबर है, यस सर। ये बराबर है, लेकिन इस पर अभी संजना ने पूछा था, वो जोड़ दिया OH, यस सर। तो यहाँ H है वहां OH है। OH इटसेल्फ भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, तो इसकी पावर बढ़ गई ना। यस सर। इसमें CO भी है और OH भी है, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ अकेला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये बेचारा, तो दोनों में से किसकी पावर ज्यादा? अगर आप एक्सप्लेन करने पे क्रैमिंग ना करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ सकती है। चॉइस आपकी है। अच्छा, इसके बाद मैं लिखता हूं, मुझे समझाना। इसके बाद तो चलो कीटो वीटो आई गया, दोनों तरफ उसके RR जुड़े होंगे तो कम कम कर देगा। इसमें नेगेटिविटी वाला फंडा लग गया, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, फिर आपके पास OR है, फिर आपके पास OH है, फिर NH2 लग गया, फिर फिनाइल ग्रुप लग गया, और मैंने कहा था हाइड्रोजन के दोनों है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है। वैसे इसमें पूछने लायक क्वेश्चन बचा ही नहीं है मेरे पास कोई, क्योंकि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर ना? अब OR और OH बनता है, इस पर कोई पूछना हो क्वेश्चन या बनाना हो क्वेश्चन तो बना सकते हो। आ रहा है वो नहीं, कैसे सर? सर क्योंकि R वाला ग्रुप देगा ज्यादा लेकिन जोर से। वो तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना फिर तो। हाँ कैसे है सर, आप बताओ। ये देखो जी, ये OR है, ये OH है। जब इसमें कोई रेजोनेंस होएगा, या अगर मुझे कोई R के दे दे, मुझे ROH लिख के दे दे, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान, ये R टूट नहीं सकता लेकिन ये H टूट सकता है। मेरा मतलब सीखो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मुझे कोई भी OR और OH में से बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बोलेगा, तो कौन इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकता है? दैट इज अ OH। यस सर। तो ये O नेगेटिव के फॉर्म में आ सकता है किसी भी मोमेंट पे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बार बार तंग करेगा, इन दोनों में से किसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा है? आंसर है तो OH। साफ सी बात है, -I किसका ज्यादा हो जाएगा? OR का। यस सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, Yes, sir. एक नहीं इसको 25 बार सीख लो। फिनोल और मिथोक्सी ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप में से किसका प्लस M ज्यादा है? तो कई बार बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सर देखो आ रहा है इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अरे मैं प्लस M पूछ रहा हूं भाई, प्लस M में कौन सा पुश पुल की बात करने लग गए तुम लोग। जब इसमें रेजोनेंस होएगा तो ये भाई साहब विदा हो जाएंगे यहां से, ये टिका रहेगा ऑलवेज। तो O पे प्लस रहेगा जबकि O पे माइनस। आपको पता है फिनोल की मैक्सिमम रिएक्शन आपके टीचर ने 12वीं क्लास में बेसिक मीडियम में करवाई थी। Yes, sir. The maximum reaction of phenol proceeds in the basic medium, क्योंकि वो फिनोक्साइड बन के काम करता है, जबकि मिथोक्सी बेंजीन में बेसिक मीडियम डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि OR तो टूटना नहीं ना बच्चे। यस सर। Yes, अब sir. सोचो प्लस M में अगर हाइड्रोक्सी ज्यादा हो गया तो -M में -I में OH पीछे चला गया। इट इज अ लॉजिक। यस सर। सर ये याद होनी चाहिए। हे भगवान, अगर याद ही कराने होते तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करता, मैं लिख कर छोड़ देता भैया याद कर लो। मैं तो कह रहा हूं कि मैक्सिमम कोशिश करो कि समझ में आ जाए। जैसे NR3 NO2 साइनो, नाइट्रोजन शुरू शुरू में, यस सर। और आपको लगता है कि आपको क्रैमिंग करनी है तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि समझने की कोशिश कर लो मैक्सिमम। यस सर। किसी को ये लिखना तो नहीं था, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो जी, लास्ट एंड फाइनल, एप्लीकेशंस, यूजेस। टाइम अपडेट 11:54। क्लास कितने बजे बंद होती है भाई पता नहीं, 12:10 पे शायद, पता नहीं। हाँ 12:10 पे पक्का पक्का। अभी मेरे पास 16 मिनट है। आओ बढ़िया काम है। क्या करेंगे जी? एसिडिक नेचर ऑफ
और बहुत अच्छे अच्छे फैक्टर बच्चे, इंडक्शन विद रेजोनेंस विद हाइपर कॉन्जुगेशन विद मीजोमरिक, मतलब बढ़िया वाला मटेरियल तुम्हारे पास डन हो गया 4 दिन के अंदर, बढ़िया वाला मटेरियल। और थोड़ा बहुत हमने पंगे नोमेनक्लेचर से भी ले लिए हैं। एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स, बोलने को तो और भी नाम ले लो कई सारे, फिनोल विनोल ये सब। अब थोड़ा ना आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का टच चाहिए हल्का सा। ये RCOOH लिखा, इन भाई साहब को आयोनाइज करवाया, ठीक है जी। RCOOH लिखा, इन भाई साहब को आयोनाइज करवाया। अब इसको बोलते हो कार्बोक्सिलेट या एल्केनोएट। बस एक बात बता दो छोटी सी ना, इसको तुम बोलते हो Ka, ये लिखा जाएगा न्यूमरेटर में। एक छोटी सी बात का जवाब देना है, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बेसिक मीडियम में करवाना पड़ेगा। बेसिक में कराएंगे। नहीं, बेसिक बेसिक को गोली मारो ना, इन्हीं तीनों में से कुछ ढूंढना हो और स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ढूंढना हो कि RCOH की स्टेबिलिटी बढ़ाऊं, RCO माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ाऊं, दो ही है, तीसरा तो बेचारा H+ ही है। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा दो। किसकी? RCO की। हाँ, क्लियर। तो लिखो इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ RCOO, क्लियर। इफ स्टेबिलिटी ऑफ RCO इंक्रीजेस देन क्या होएगा जी? रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, क्लियर। प्रोसीड्स, आप तो इक्विलिब्रियम वाले हो, प्रोसीड्स इन और इंटरेक्शन फॉरवर्ड। और अगर किसी का रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाए देन उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका फाइनल आंसर क्या आया? Ka भी बढ़ जाएगा। और Ka बढ़ने का मतलब हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब इश्यू ये है कि मैं इस कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी बढ़ाऊं कैसे? अच्छा, एक छोटा सा जवाब वो दे दो, सारे स्मार्टली डील कर रहे हैं चीजों को। देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव को मैं बढ़ाता 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 चला जाऊं, पीछे कई सारे चैप्टर है रेफरेंस के बेसिस पे, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज बढ़ाओ और पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओ, तो रिएक्टिविटी के रेफरेंस में क्या सोचते हो? बढ़ेगी। कम होगी सर। है आयुष? स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ, स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आयुष -1 -2 -3 माइनस है नेगेटिव पे नेगेटिव होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। नहीं, जितना नेगेटिव होएगा फिर तो उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है। चार्ज तो हमेशा अनस्टेबिलिटी देता है पुत्र। यस एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग, वहां था +2 -2 +3 -3, चाहे वो नोबेल गैस बन गया, चाहे वो नोबेल गैस बन गया, चाहे वो नोबेल गैस बन गया, फिर भी उसके साथ पता है क्या पंगा हो गया? उस पर चार्ज आ गया, और चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जितना चार्ज बढ़ेगा, तो अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात पता है क्या होगी? अगर किसी एनायन का नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो तो रिएक्टिविटी तो बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ए और बी का कंक्लूजन हमें बोलता है कि कार्बोक्सिलेट का नेगेटिव घटाओ इफ यू वांट टू प्रोसीड रिएक्शन इन फॉरवर्ड, इसको कम करो तो ये बढ़ेगी। टारगेट तो ये है ना, फोकस तो ये है ना, एसिडिक नेचर बढ़ाने का टारगेट तो ये है ना बच्चे। अब सी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर मैं -I ग्रुप्स जोड़ दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जोड़ दूं, किस पर? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑन द कार्बोक्सिलेट। तो मैंने जोड़कर देख लिए, इस कार्बन पे 1 सेकंड बस, ताकि सब बच्चों तक पहुंच जाऊं मैं। ये भाई साहब कह रहे ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर, उसने कहा ले ले भाई तेरा नेचर ऐसा है। ये फ्लोरीन कहता है इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर, और ये भी कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर। इन्होंने तीनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ते ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी। ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम पॉजिटिव EDG लगा दें,
मिथाइल 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 CO O नेगेटिव। और यहाँ उल्टा होएगा, ये इलेक्ट्रॉन तुम ले लो ठाकुर, ये लो जी, क्लियर। तो ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और इसका स्टेबिलिटी कम हो गई सर। और K भी कम हो गया। कम हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अब हम इन सब कचरे को छोड़कर सीधे काम की बात करें कि पेपर में तो उसने इस समझाने के बारे में पूछना नहीं ना, उसने तो कंक्लूसिव आइडिया लेना है तुमसे कि तुम्हें अगर ऐसे किसी को लिखना हो तो लिख लेना। अगला पेज कर रहा हूं, 2 मिनट से। आज तो मेरा गला दुखने लग गया बोलते बोलते। सर ये आइसोमेरिज्म कितने दिन ले लेगा? दिनों की बात ना करो ठाकुर। क्वांटिटी। नहीं नहीं, मैं ना, मेरे को ना सबसे ज्यादा इरिटेशन इस क्वेश्चन पे होता है। बच्चे अगर सपोर्ट करते हैं तो 3 दिन भी, 4 दिन भी, 10 दिन भी। जैसे अभी तुम ना सुनते जा रहे हो, इंटरेक्ट करते जा रहे हो, तो जो काम 6 दिन में होता है वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। Yes, sir. टीचर के दिन तो मुझे पता क्या, आइसोमेरिज्म तो मुझे बोलो ना सारा चैलेंज है, एक दिन में करा के बता दो। मैं तुम्हें 75% टाइम में, मतलब पौने घंटे में करवा दूं पूरी आइसोमेरिज्म। क्रैश कोर्स भी तो चलता है। तो टाइम मत पूछो आयुष प्लीज, हम ना रनिंग चलेंगे, जितना तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा टाइम चलता जाएगा। लेक्चर हमें 6 दिए हुए हैं आयुष, क्यों भी आयुष? हाँ जी। सबसे गंदा क्वेश्चन ये वाला होता है, और वो भी ड्रॉपर का बच्चा पूछे। क्रैश वाला तो पूछ ही नहीं सकता बेचारा, उसको पता है एक दिन में केमिकल बॉन्डिंग होना है तो होना है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग एक दिन में हो जाता है। हाँ, आज शाम को कराऊंगा 3 दिन में, एक क्रैश कोर्स शुरू हुआ उसमें करवाऊंगा आज शाम को 3 दिन में पूरा केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद कभी शुरू होएगा तो उसको 1.5 दिन में केमिकल बॉन्डिंग। मतलब सर हमारे बाद जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस वो क्रैश वाले में आ गए। क्रैश का नाम है ना बच्चे, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है कि उसको 1.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है, मतलब रिवीजन ही करना है, और जिसको लगता है 1.5 महीने की जगह मैंने पूरा नया सीखना है टीचर के साथ बात करते हुए, तो 7-8 महीने में भी आता है वो तो। और 11th का बच्चा आता है वो 2 साल में सीखता है, बिल्कुल जीरो होता है बेचारा वो तो। क्यों जी, आगे बढ़ूं मैं? कंक्लूजन, अगर कभी -I हुआ और कभी EWG हुआ तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तुम इक्विलिब्रियम के खिलाड़ी हो तो पीके घटेगा। अगर +I इफेक्ट हो गया EDG तो एसिडिक नेचर घटेगा, ये बढ़ा तो, और पीके बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन फंसा दिया था कि याद करो, तुमने मेरे से पूछा था ये एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी थी। तुम लोगों ने कहा सर ये वाला समझा दो, कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी। मैंने कहा अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो जिसका आयोनाइजेशन 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 फास्टेस्ट होएगा। तो आयोनाइजेशन अगर मैं इसको A B C D पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो B का आयोनाइजेशन फास्टेस्ट है, फिर C है, फिर D है, और सबसे पुअर हमारा नूडल्स में डलने वाला सिरका है, मतलब एसिटिक एसिड। हाँ, मैंने गलत थोड़ी बोला बच्चे, हैं? सिरके वाला प्याज ढूंढते हो ना रेस्टोरेंट में जाके, ये सिरका ही तो है वो। मतलब मेरा मेन मकसद था ये समझाना कि इसको हम खा सकते हैं, इतना इतना वीक एसिड है ये एसिटिक एसिड। समझ गए भाई? इसका जवाब तो तुम परफेक्टली दे दोगे मुझे। ये प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपाइनोइक एसिड। दसो जी। CB फिर A। यस सर, सी में परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा। हाँ जी, दैट्स व्हाई CB ये आंसर आ गया। यस। यही सब चीजें आप अल्कोहल पे भी लगा सकते हो, यही सब चीजें आप अल्कोहल पे भी लगा सकते हो। जैसे आपको मिथेनॉल मिला, फिर आपको इथेनॉल मिला, बड़ा काम आएगा बच्चे। इसलिए बोलता हूं GOC में ध्यान मत भटकाओ, क्लियर? क्योंकि हम जितना ध्यान इधर उधर करेंगे उतना आपका नुकसान फिक्स होता चला जाएगा।
लो जी, एल्कोहल्स में भी सेम लगाओ। ए बी सी डी। हाँ जी, ए, यस सर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, क्योंकि पॉजिटिव इंडक्शन यहां लग गया, पॉजिटिव इंडक्शन एडिटिव है, इंडक्शन तो सारी एडिटिव है। तो मिथेनॉल इन सब में सबसे अच्छा एसिड हो गया। ये Ka का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे अल्कोहल सारे के सारे पानी से वीक होते हैं, एक्सेप्ट Yes, मिथेनॉल, एक्सेप्ट मिथेनॉल, एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल को छोड़कर। मिथेनॉल Yes. स्लाइटली पानी से स्ट्रोंगर होता है, मिथेनॉल स्लाइटली स्ट्रोंगर देन वाटर होता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो गई, तो मैं बस अब बेसिक नेचर के बारे में बात कर लूं। अगर आपको क्लियर होगी ये बात, कंक्लूजन दिमाग में जरूर रखना, बीच में कहीं पर क्वेश्चन आता है तो बस इसको फोकस करके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। पीछे एक्सप्लेनेशन थी, समझ गए भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट आपके पास है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो मतलब अगर हम इथेनॉल को पानी में डालें तो पीएच बढ़ जाएगा? इथेनॉल को अगर हम पीएच घट जाएगा, देखा होगा ना, Weaker एक acid. एक एक एसिडिक है ना बच्चे ये। हमने अभी बोला ना नहीं, weaker मैं तुम्हारी acid. बात समझ गया, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का लॉजिक समझ गया। सुनना, पहली बात समझना, एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर प्रोटॉन रिलीज नहीं करता पानी में जाकर। ओके सर। अगर तुम HCl डालते हो ना बच्चे, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, वो प्लस रिलीज कर रहा है, H2SO प्लस रिलीज कर रहा है। उसी प्लस रिलीज करने की वजह से पीएच पे इफेक्ट आता है ना। तो यूं Yes, मान के sir. चलो कि जब इथेनॉल डाल रहे हो ना, इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई उसके अंदर कि कहीं ना कहीं प्रोटॉन रिलीज ही नहीं हो पा रहे। जैसे बोरिक एसिड है, प्रोटॉन रिलीज ही नहीं हो पा रहे, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13, उससे कोई Yes, sir. सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच नहीं आता है इथेनॉल पानी को मिक्स करने से। फिर भी चेक करना कि होता ये एसिडिक ही है, तभी तो देखा है ना, जो एल्कोहलिस्ट होते हैं ना, वो ना उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है उनको जनरली। तो जो एल्कोहल लेते हैं वो हल्का एंटासिड खाते रहते हैं, एंटासिड चाहे टैबलेट खा लें चाहे कुछ भी खा लें, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी उनको। सर फिर हम weaker acid क्यों बोल रहे हैं वाटर से? इसलिए क्योंकि पॉजिटिव इंडक्शन है, वहां दोनों H थे। 10⁻⁻16 की रेंज है, उससे 100 गुना कम एसिड है, ये भी सुनो। ओके सर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पानी के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गया, तो अब ये नहीं कह सकते कि इसने प्रोटॉन खतरनाक रिलीज किए। ओके सर। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस बच्चे, 3 मिनट है क्लास के मेरे पास। नंबर 1, मैं लुइस बेस की बात करूं, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनर्स, क्लियर। फिर मैं सारे के सारे अमाइंस लिख दूं, पहले मैं अमोनिया लिखूंगा, फिर मैं प्राइमरी अमाइन लिखूंगा, फिर मैं सेकेंडरी अमाइन लिखूंगा, फिर मैं इसमें टर्शरी अमाइन लिखूंगा। ठीक है बच्चे, और अभी मैं सिर्फ जो तुम्हें समझाऊंगा, बाकी मैं तुम्हारा चैप्टर जब सिलेबस हैंड और आएगा ना नाइट्रोजन, वहां ज्यादा, और अभी तो सिर्फ इसको समझाएंगे इन द नॉन पोलर अप्रोटिक। नॉन पोलर में जिसमें बेंजीनो, हेक्सेनो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, CCl4 हो, अप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती हो, अप्रोटिक। और या फिर इसको ऐसे समझ लो कि वेपर स्टेट में हो सारे के सारे। तो बड़ा सिंपल सा फैक्टर बना के बात को खत्म कर सकते हैं। यहां पॉजिटिव इंडक्शन लगा, यहां और बढ़ गया, यहां और बढ़ गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड वाले की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड वाले की वो ज्यादा हो गई। तो इसी वजह से ABCD का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो मैं फिर कह रहा हूं इन वेपर स्टेट, तो DCBA ओनली पॉजिटिव इंडक्शन ने सारा मोर्चा संभालकर बेसिक नेचर को बढ़ा दिया। इस चैप्टर में इससे ऊपर बात नहीं करेंगे, क्लियर। अगर कोई टाइम निकला, नहीं निकलेगा मुझे पता है, तो हम पानी में भी सीख लेंगे। पानी में 3 फैक्टर होते हैं, इंडक्शन भी,
सोल्वेशन भी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी। अभी गैसीय स्टेट में सिर्फ एक ही फैक्टर से सारी बातें एक्सप्लेन कर दो। जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन हुआ उतना बेसिक नेचर बढ़ गया। 3210 3210 क्लियर। ये तुम्हारे पास 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री अमोनिया को बोलती है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मत बना लेना। ये सिर्फ और सिर्फ तब है, बच्चा कहेगा सर दिया होता है, हाँ लिखा होगा इन वेपर स्टेट, इन गैसियस स्टेट, इन बेंजीन, इन CCl4। अगर कुछ लिखना भूल गया तो समझ लो पानी में, तो उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग में जाकर। अभी टाइम खराब करेंगे, क्वेश्चन मिलने नहीं है, तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं मिलने। अभी सिर्फ मिलेगा इन एक्वस सॉरी इन वेपर स्टेट, इन गैसियस स्टेट और नॉन पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट। तो आंसर है 3210। इनफ है कि पॉजिटिव इंडक्शन बेसिक नेचर को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के। सर बोलो जी। ये वेपर स्टेट बोलने से हम क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ सोल्वेशन नहीं लगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगी, ये ऑलरेडी दूर दूर है, बस एक पॉजिटिव इंडक्शन लगा और कोई चीज काम ही नहीं कर रही। ठीक है। अगर ये पानी में होएगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी, इस पे सब पे प्लस प्लस चिपक जाएंगे जाकर पानी में। और अगर ये पानी में हुआ तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तब फिर स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगनी शुरू हो जाएगी, तो प्रोटॉन को अटैक करने में दिक्कत आएगी। अभी ये वेपर स्टेट में फैले हुए हैं पूरी तरह से, तो इस पर ठीक है, प्रोटॉन ठीक का अटैक सिर्फ इंडक्शन से इन्फ्लुएंस हो रहा है और किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। और सर पेपर में ऐसे केस भी बनते हैं जिसमें वाटर वाला हो? हाँ आएगा ना, जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे तो आएगा, पक्का आएगा। यस सर। अभी तो मेरे हाँ हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? भीड़ मतलब क्राउड। जैसे अगर तुम अभी टाइम क्या हुआ है, 1 मिनट ऊपर हो गया ना, 1 सेकंड रुकना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है 3D, स्टेरिक मतलब 3D, हिंड्रेंस मतलब भीड़। क्लियर। जैसे ये पानी में हो ना बच्चे, मान लो टर्शरी पानी के अंदर हो, तो ये तीनों की नाइट्रोजन को घेर लिया, तो प्रोटॉन का अटैक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटा इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए टर्शरी वहां कभी भी अच्छा बेस नहीं बनता। पानी के अंदर टर्शरी भी कभी अच्छा बेस नहीं बनता, पानी के अंदर टर्शरी कभी भी अच्छा बेस नहीं बनता, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन के अराउंड इन वाटर। ठीक है, ये अभी नहीं सीखना है, इसको हम बाद में सिखा देंगे। और सर हम कह रहे थे मतलब ऑर्थो पे ज्यादा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, वो कैसे? वो ऑर्थो पे इसीलिए क्योंकि तुम यहां ले मान लो इस जगह अटैक करवाना चाहती हो, हाँ जी। तो इस ग्रुप ने उसको रिपेल किया, लेकिन तुम यहां अटैक करवाना चाहती हो बच्चे, तो OH को कोई लेना देना ही नहीं है उससे। यस सर। जैसे हमारा एक फैक्टर चल रहा था ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो फिनोल के ऑर्थो पे मेटा पैरा पे ऑर्थो पे, तो जब यहां अटैक करना है किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, तो यहां तो भीड़ लगी। भीड़ Yes, मतलब sir. नियर, जैसे एक सीट पे 3 लोग बैठे हैं और 3 लोगों की सीट है वो। क्लियर। उसी बस में वैसे तो 70 वाली अगर कैपेसिटी हो तो 80 लोग बिठा देते हैं आराम से, तो 3 की कैपेसिटी और चौथा बंदा बिठाना हो तो चौथे बंदे को बैठने में दिक्कत आती है। क्यों? वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलरेडी है, भीड़ है। तो पड़ोस में बिठाना है तो दिक्कत है, दूर बिठाना है, खाली जगह पड़ी है बिठा दो। यस सर।